और आज हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो और पर्यावरण की, जहां एक तरफ बहुत सारे देश हैं वो पेरिस एग्रीमेंट के लिए कोशिश करते रहते हैं पेरिस एग्रीमेंट के तहत कि जो ओवरऑल धरती का तापमान है वो 2 डिग्री सेल्सियस से कम ही रहे। वहीं दूसरी ओर कई ऐसे निवेशक हैं जो क्रिप्टो करेंसी को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं, लेकिन एनवायरमेंटलिस्ट का कहना है कि क्रिप्टो एनवायरमेंट के लिए, पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। क्यों, कैसे और क्या है इसका हल, आज के कार्यक्रम में हम यही देखेंगे। आपको देने वाले हैं एक एक्सप्लेनर। तो सबसे पहले क्या रिश्ता है क्रिप्टो और पर्यावरण का। देखिए, मामला ऊर्जा के इस्तेमाल का है। लगातार क्रिप्टो माइनिंग कैसे पर्यावरण के लिए तबाही पैदा कर सकती है। क्रिप्टो माइनिंग में ऊर्जा खूब खर्च होती है। क्रिप्टो माइनिंग आखिरकार है क्या? क्रिप्टो माइनिंग वह प्रक्रिया है जिसके इस्तेमाल से कई क्रिप्टो करेंसी, नए सिक्के जो है उसके तैयार होते हैं और नए लेन देन की पुष्टि भी होती है। जो ट्रांजैक्शंस हैं वो वैलिडेट होते हैं। इस काम में लगता है दुनिया भर के कंप्यूटरों का विशाल विकेंद्रित जाल जो ब्लॉकचेन की पुष्टि और सुरक्षा करते हैं। ब्लॉकचेन हमें मालूम है वर्चुअल पब्लिक लेजर होता है। अपनी प्रोसेसिंग पावर के इस्तेमाल के बदले में नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर्स को नए सिक्के मिलते हैं। ब्लॉकचेन की पुष्टि के लिए बहुत बड़ी कंप्यूटर शक्ति की जरूरत होती है जो माइनर्स अपनी ओर से लगाते हैं। तो आप ये सोच लीजिए, आप एक रेस में हैं, आप एक कॉन्टेस्ट में हैं और नेटवर्क का हर कंप्यूटर इनाम के लिए एक मैथमेटिकल समस्या का सबसे पहले हल खोजने की दौड़ लगाता है। विजेता ब्लॉकचेन लेजर को नए लेन देन के साथ अपडेट करते हैं। इस तरह एक नया ब्लॉक जोड़ते हैं जिसमें चेन के सभी लेन देन शामिल होते हैं और नए तैयार किए गए बिटकॉइन या कोई भी क्रिप्टो टोकन जो है उन्हें दिए जाते हैं। अब ये रेस कैसे जीती जाती है? भारी मशीनों की मदद से। जिसका मतलब क्या हुआ? काफी ज्यादा बिजली उसमें लगेगी और कार्बन फुटप्रिंट भी बनेगा। तो पर्यावरण पर इसका किस तरीके से असर हो रहा है? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के कैम्ब्रिज बिटकॉइन बिजली खपत सूचकांक जो है CBECI, उनके मुताबिक बिटकॉइन में साल में जितनी बिजली लगती है उतनी पूरे अर्जेंटीना में भी खपत नहीं होती। डिजिकोनॉमिस्ट के मुताबिक एक अकेले बिटकॉइन ट्रांजैक्शन में 20 लाख वीजा ट्रांजैक्शन जितने कार्बन फुटप्रिंट बनते हैं। ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन की चर्चा में भी ये मुद्दा उठा था। तो हल क्या है आखिरकार? हमने ये समझ लिया कि पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है, तो इसका हल क्या है? इस दौड़ को तकनीकी शब्दावली में प्रूफ ऑफ वर्क कहते हैं, जिस रेस की, जिस कॉन्टेस्ट की हमने पास्ट में अभी बात की। अब इसे जीतने के लिए आपको वर्क करना पड़ता है। विकल्प क्या है? प्रूफ ऑफ स्टेक। प्रूफ ऑफ स्टेक में क्या होता है? बिजली की जगह लॉक्ड अप क्रिप्टो करेंसी के रूप में स्टेक कैपिटल का इस्तेमाल होता है। आप अपने क्रिप्टो को स्टेक पर लगाते हैं, स्टेक करते हैं। ये वोटिंग सिस्टम जैसा होता है। आपके स्टेक पर आपके वोट का वजन निर्भर करता है। जितना ज्यादा स्टेक उतना ज्यादा आपके वोट का वजन। वैलिडेटर जो कोलैटरल जमा करते हैं उसके अनुपात में वोट कर सकते हैं। मूलतः ये एक तरह एल्गोरिदम है जिसका इस्तेमाल कर ब्लॉकचेन नेटवर्क आम राय बनाता है और उनका ट्रांजैक्शन सुनिश्चित करता है। तो इस लिहाज से इथेरियम पूरी तरह प्रूफ ऑफ वर्क यानी POW से प्रूफ ऑफ स्टेक यानी POS में जा रहा है। हमने देखा है इथेरियम मर्ज के बारे में, हमने इस शो पर भी बात की थी और इथेरियम के ब्लॉक के मुताबिक इसके बाद ऊर्जा की खपत 99% कम हो जाएगी। तो प्रूफ ऑफ स्टेक बढ़िया है, लेकिन उसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, कुछ नुकसान है। सबसे बड़ा सुरक्षा का अभाव, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन जो है वो नहीं हो रही है। आप ज़्यादा मशीन्स की आपको ज़रूरत नहीं है, तो किसी की भी इसमें नीयत ख़राब हो सकती है कि वो बड़ी तादाद में स्टेक टोकन लेकर नेटवर्क पर जो अपनी पकड़ है वो ज़्यादा बढ़िया तरीके से बनाए। इसके बाद अगर अगले कारण पर आए, वो ये है कि यहाँ पर कंट्रोल, जो सबसे बड़ा एडवांटेज है ब्लॉकचेन का, वो है डिसेंट्रलाइजेशन का। लेकिन वो डिसेंट्रलाइजेशन ही आपके हाथों से चली गई अगर सारा खेल जो है वो स्टेक का बन जाता है। प्रूफ ऑफ स्टेक सिस्टम बड़ी तादाद में ट्रांजैक्शन कर सकने में भी बहुत अच्छे नहीं है, जिसकी वजह से ट्रांजैक्शन की रफ्तार धीमी हो सकती है। और जैसा मैंने कहा कि डिसेंट्रलाइज जो एक मूल है ब्लॉकचेन का, वो खत्म हो सकता है, क्योंकि जितने भी हैवी प्लेयर्स हैं, बड़े प्लेयर्स हैं, वो ओवर पावर कर सकते हैं छोटे प्लेयर्स को। अब
हल क्या है ये हम अपने मेहमानों के साथ जरूर खोजेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ एग्जांपल्स दे देते हैं सस्टेनेबल क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स के। सबसे पहले तो कार्डानो, इथेरियम के को-फाउंडर चार्ल्स हॉकिंसन ने ये डेवलप किया था। इसे ग्रीन क्रिप्टो करेंसी भी कहा जाता है। डिजिटल करेंसी की तरह काम करता है, लेकिन डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट्स, डैप्स या अन्य कामों के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। प्रूफ ऑफ स्टेक का इस्तेमाल भी इसमें किया जाता है। तो उसके बाद है सेकेंड नंबर पर नैनो। ये विकेंद्रीकृत, टिकाऊ, सुरक्षित डिजिटल पेमेंट प्रोटोकॉल है, आसान और हल्का है। अब भी प्रूफ ऑफ वर्क का इस्तेमाल होता है, लेकिन नैनो की अनूठी ट्रांजैक्शन वाली तकनीक है। नैनो ब्लॉक लेटिस का इस्तेमाल करता है। इस डेटा स्ट्रक्चर में लोग अपना ब्लॉकचेन नियंत्रित कर सकते हैं। आखिरी एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, ट्रॉन। ये ट्रॉन प्रोटोकॉल पर आधारित विकेंद्रीकृत मंच है। व्हाइट पेपर के मुताबिक ट्रॉन प्रोटोकॉल सबसे बड़ा ब्लॉकचेन आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहां आम राय का काम ब्लॉकचेन सिस्टम में गवाह चुनना है। गवाह यानी विटनेस, जो टेक्निकल टर्म है वो विटनेस वाली है। तो विटनेस ट्रांजैक्शन की पुष्टि करते हैं और नए खातों की व्यवस्था